हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार में जल संसाधन वाटर रिसोर्सेस इन बिहार में हम लोग बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं उसको भी साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले जो जल संसाधन है, चाहे वो बिहार की बात करें या अन्य क्षेत्र की बात करें, लगभग सबके लिए सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि जल संसाधन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। वाटर रिसोर्सेस के जो है वो कितने टाइप्स हैं? बेसिकली टू टाइप्स है। फर्स्ट धरातलीय जल संसाधन और दूसरा भूमिगत जल संसाधन। इसका डिफरेंस समझ लीजिए। धरातलीय जल संसाधन का अर्थ है कि जल संसाधन का वो स्वरूप जो धरातल पर हो, भूमि पर हो, या वो एक छोटा सा गड्ढा में हो, तालाब में हो, कुआं में हो, या कोई भी टाइप से जिसे हम आसानी से बिना किसी टेक्नोलॉजी का, बिना किसी उपकरण का, बिना किसी टूल्स का भी उसे हम वहां से निकाल करके यूज कर सके, उन सब टाइप के जो जल संसाधन है वो धरातलीय जल संसाधन है, जिसमें नदियां आ जाती हैं, झील, तालाब, छोटे छोटे जलाशय, जलप्रपात, ये सब के सब जो है ये धरातलीय जल संसाधन में आते हैं। दूसरा है भूमिगत, जो अंडर वाटर जो रिसोर्सेस है। अंडर वाटर रिसोर्सेस का अर्थ कि जो मिट्टी के नीचे है, भूमि के नीचे है, जिसको निकालने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार की इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के उस जल संसाधन या जल स्रोत का उपयोग हम करते हैं। उस टाइप्स के जो जल संसाधन उसे हम भूमिगत जल संसाधन, अंडर वाटर रिसोर्स भी कहते हैं, जिसमें मुख्यतः चापाकल, कुआं जो अंडरग्राउंड होता है, ये इन सब को हम इसमें रखते हैं। बेसिकली बिहार में भूमिगत जो जल संसाधन है उसकी मात्रा अधिक है, क्योंकि हम लोग अधिकतम इसका उपयोग पानी, पीने योग्य पानी के रूप में करते हैं। अगर आप देखा जाए तो जल संसाधन जो है बेसिकली उनके कुछ स्रोत हैं जिनको तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला नदी और प्रवाह तंत्र, प्रवाह तंत्र मतलब नदियों का प्रवाह तंत्र। दूसरा जलप्रपात एवं जलकुंड, और तीसरा बरसाती नदी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। बरसाती पानी जो होता है बेसिकली वो वाटर रिसोर्सेस है, या बरसाती नदी नाला भी वो वाटर रिसोर्सेस है जहां पर पानी की जो आपूर्ति है वो बारिश के पानी से ही होता है। उनका अपना कोई स्रोत, उनका कोई अपना उद्गम जगह नहीं होती है। वो सारे के सारे बरसाती पानी में आते हैं, जिसमें तालाब, कुआं वगैरह को हम लोग काउंट करते हैं, या छोटे छोटे जो नहर हैं, नाले हैं, उन सबों को इसमें काउंट किया जाता है। जलप्रपात एवं जलकुंड, प्रपात का अर्थ होता है कि जहां पे नदियां एक पठारी क्षेत्र से चलने के बाद एकाएक वो मैदानी क्षेत्र में गिरती है, मतलब नदी ऐसे बह रही है और यहां के बाद खाई है और एकाएक यहां से वो नदी नीचे की तरफ डाउन होना शुरू होता है, तो यहां पे एक वाटरफॉल बनता है, उसी को जलप्रपात कहते हैं। जलकुंड का भी स्वरूप वही है कि जहां पे आकर के वो एक इस कर्व यू आकार के शेप में आकर के जल जहां जमा होती है उसको जलकुंड कहा जाता है। नदियां जो बेसिकली नदियां जो है ये पठारी या जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से इनका उद्गम होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे नदियों के जो नाले हैं, नदियों की जो शाखाएं हैं, उनसे मिलने के बाद इनका एक विस्तृत और वृहत स्वरूप हम लोग को दिखाई देता है मैदानी भाग में। उन सभी को हम नदियों में काउंट करते हैं। तो बेसिकली जो जल संसाधन के स्रोत हैं उसको तीन भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है: नदी और प्रवाह तंत्र, जलप्रपात और जलकुंड, और तीसरा है बरसाती नदी, या बरसाती नदी या बरसाती पानी भी इसको कह सकते हैं। बिहार में जो प्रवाह तंत्र है, प्रवाह तंत्र का अर्थ है कि बिहार में जो नदियों का स्वरूप है या नदियों को जो बांटा गया है वो दो भाग में बांटा गया है। एक उत्तर बिहार की नदियां, दूसरा दक्षिण बिहार की नदियां। देखिए, इसको एक बार ढंग से पहले समझ लेते हैं। आप यहां पे एक मैप देख रहे हैं, ये बिहार का मैप है, और ये बिहार के मैप में खास करके जो गंगा नदी है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो मेरा रेड पेन अभी चल रहा है ये गंगा नदी के मार्ग को दिखा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये बक्सर के पास में गंगा नदी ये कहां पे इंटर करती है,
ये बक्सर के पास में इंटर करती है, चौसा नामक जगह पर ये इंटर करती है। ठीक है, बक्सर, भोजपुर, पटना होते हुए समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ती है, फिर ये बंगाल में एंटर कर जाती है। ये 445 किलोमीटर का ये इनका ये पूरा मार्ग है जो बिहार में है। कितना? 445 किलोमीटर का जो इनका मार्ग है वो बिहार में है। और गंगा नदी बिहार के भौगोलिक क्षेत्र को, बिहार के भूमि को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इन दोनों क्षेत्र में जो उत्तरी बिहार है वहां सर्वाधिक नदियां बहती है, और वो भी ये वैसी नदियां हैं जो सदाबहार नदियां। सदाबहार नदियां का अर्थ हुआ कि हर मौसम में, हर महीने में उस नदी का जो धारा है, स्ट्रीम है, वो बहते रहता है और पर्याप्त मात्रा में वहां जल पाई जाती है, तो उसे सदाबहार नदी कहते हैं। जिसमें आप देखेंगे कि यहां से शुरू हो जाता है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब के सब उत्तर बिहार की नदियां हैं और ये सदाबहार नदियां हैं, क्योंकि इनके सदाबहार होने का भी कारण है कि ये सारी की सारी नदियां जो है ये हिमालय के श्रेणियों से निकल के बहती है। दक्षिण बिहार की नदियों में अगर बात करें, सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है, फल्गु है, ये सब जो नदियां हैं ये बेसिकली पठारी क्षेत्र की नदियां हैं और ये सदाबहार नदियां नहीं है। इसमें खास करके बारिश के मौसम में ही पानी दिखाई देता है, सामान्य गर्मी के मौसम में इसमें जो जल स्रोत है उसका अभाव दिखाई देता है। इसीलिए बिहार की जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियां। और इनके क्षेत्र को बांटने का काम कौन करती है? तो ये गंगा नदी करती है, क्योंकि ये सारी की सारी नदियां अंत में जाकर के गंगा नदी में ही समाहित हो जाती है। ठीक है, तो बिहार में जो प्रवाह तंत्र है या बिहार में जो नदी है उनको दो भाग में बांटा गया है। हिमालय से निकलने वाली नदी जिसे उत्तरी क्षेत्र या उत्तर बिहार की नदी कहते हैं, और दूसरा पठारी भाग से निकलने वाली नदी जिसे हम दक्षिण बिहार की नदियां कहते हैं। जस्ट मैंने बताया कि उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो बेसिकली उनका बहाव देख लीजिए, मैप पे देखिए, इनका बहाव जैसे गंडक का बहाव ये ऐसे है, अर्थात इसका जो बहाव है ये दक्षिण पूरब की तरफ है। जैसे ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। अब इसका बहाव देखिए, ये क्या है? ये दक्षिण पूरब की तरफ पे, ये दक्षिण भी आ रहा है और ये कर्व है, ये पूरब की तरफ है। वही अगर आप दक्षिण बिहार की नदियां देख लीजिए, जैसे सोन की बात करते तो इसका देखिए स्वरूप कैसा है, अर्थात जो सोन नदी है इसका जो बहाव है ये कैसा? ये उत्तर पूरब की तरफ है। ऐसे ही आप अगर पुनपुन को देखेंगे, आप यहीं पे आकर के आप जैसे अजय को आप देख लेंगे, आप यहीं पे निरंजना को देख लेंगे, सबका जो बहाव है वो लगभग क्या है? वो उत्तर पूरब की तरफ है। तो जो उत्तर बिहार की नदियां हैं उनका बहाव दक्षिण पूरब की तरफ है और जो दक्षिण बिहार की नदियां उनका बहाव उत्तर पूरब की तरफ है। उत्तर बिहार की मुख्य नदियों में मैंने तुरंत अभी बता दिया कौन कौन सा है। गंगा, बेसिकली गंगा को हम बीच में रखते हैं, हम इनको उत्तर बिहार में नहीं माने, लेकिन हमारा घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा इत्यादि ये जो नदियां हैं ये सब के सब प्रमुख उत्तर बिहार की नदियां हैं। वही दक्षिण बिहार की नदी की बात करें तो कर्मनाशा, थोड़ा सा यहां पे मिटे, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, फल्गु जिसे निरंजना भी कहते हैं, इसके बाद संकरी, अजय, ये सब जो नदियां हैं ये सब के सब किधर के? ये दक्षिण बिहार की नदियां हैं। अब हमें उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदियों को एक एक करके देखना पड़ेगा, जिसमें हम सबसे पहले गंगा नदी के बारे में देखते हैं। तो गंगा नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बक्सर के चौसा के पास में ये बिहार में एंटर करती है उत्तर प्रदेश से गमन करते हुए। लेकिन बेसिकली गंगा नदी का जो उद्गम है ये उद्गम इनका उत्तरांचल के गढ़वाल हिमालय में 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से है। गंगा का जो उद्गम है ये गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, लेकिन गंगा का नाम गंगा देव प्रयाग में पड़ता है, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। वहां से उस धारा को हम लोग गंगा के नाम से जानना शुरू करते हैं। लेकिन इनका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल का मतलब कि जहां से इनकी जन्म होती है, इनकी धारा की जन्म होती है, वो गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट, अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये गंगोत्री ग्लेशियर से तो होता है गढ़वाल हिमालय में, लेकिन
इनका एक्चुअल जो गंगा नाम है वो कहां पड़ा, वो गंगा नाम देवप्रयाग में पड़ता है। देवप्रयाग एक धर्मस्थल है, हिंदू धर्मस्थल है, जहां की मान्यता है कि भगवान राम अपने पिता को वहां से जल अर्पित किए थे, इसलिए वो देवप्रयाग का जो क्षेत्र है वो हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ यहां पर आप देखें कि भागीरथी नदी एक साइड से है और इधर से अलकनंदा एक साइड से है। अलकनंदा वो ऐसी नदी है जो वर्ष में 2 बार ये अपने पानी का कलर भी बदलती है। जैसे क्योंकि ये जो नदी है भागीरथी ये पूरे पहाड़ के क्षेत्र से आती है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पे थोड़ी सी पठारी क्षेत्र का भी अंश मिलता है, जिसके कारण अलकनंदा नदी का वर्षा के ऋतु में इनका जो पानी वो मटमैला हो जाता है, वर्षा ऋतु के बाद पुनः इनका पानी स्वच्छ हो जाता है। साथ ही ये पठारी क्षेत्र से आती है, जिसके कारण इनकी जो धारा है थोड़ी शांत होती है, इसीलिए अलकनंदा को सास का संज्ञा भी दिया गया है। वही जो भागीरथी नदी है ये बहुत कलकल के आवाज के साथ, बहुत ही कंपन आवाज के साथ ये बहती है, क्योंकि इनके धारा का जो रफ्तार है बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण है कि भागीरथी नदी ये पहाड़ी क्षेत्र से बहुत ही तीखी धारा के साथ नीचे की तरफ उतरती है और देवप्रयाग में आकर के ये दोनों का दोनों नदी का संगम एक जगह होता है। और यहां से जो आगे की तरफ धारा निकलती है उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम गंगा के नाम से जानते हैं, जो ये उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्र में ये संगम होती है। वही यहां पे लिखा हुआ है कि गंगा के नाम से देवप्रयाग में तब जाना जाता है जब अलकनंदा और भागीरथी का यहां पे संगम होता है। गंगा नदी बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में ये हरिद्वार के निकट प्रवेश करती है। हर की पौड़ी के बाद आगे की तरफ ये बढ़ती हैं तो वहां पे जाकर के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। बिहार में प्रवेश से पूर्व यह यमुना, गोमती, धौसी, पिंडार, मंदाकिनी, रामगंगा इत्यादि नदियों को अपने में समाहित करती है, जिसके कारण इनका जो स्वरूप है वो बिहार में आते आते बहुत ही विशाल हो जाता है और ये बिहार में बक्सर जिला के चौसा के निकट ये इंटर करती है, मतलब बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में कुल 445 किलोमीटर इनकी धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिहार में गंगा, अभी तक तो हम गंगा का स्वरूप का थोड़ा सा पढ़ रहे थे। तो बिहार में गंगा भोजपुर और सारण की सीमा बनाती हुई बक्सर चौसा के पास में बिहार में ये प्रवेश करती हैं। बिहार में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर इनका प्रवाह है। जैसे अगर आप मैप देखिएगा तो आप देखिए ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और इनका प्रवाह देखिए क्या है, इनका प्रवाह पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। और इनमें उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो उत्तर दक्षिण पूरब की तरफ बह करके आती है, मिलती है, और दक्षिण बिहार की नदियां उत्तर पूरब की तरफ बहती हुई आकर के इनमें समाहित हो जाती है। नेक्स्ट, बिहार में मैदानी प्रवाह तंत्र का आधार गंगा नदी ही है, और गंगा का जल जो है वो बिहार के मैदानी भाग का जल स्रोत का मुख्य रिसोर्स है। बिहार के मैदानी भाग को ये 2 भागों में बांटती है। कौन कौन सा, तो उत्तरी बिहार की मैदान और दक्षिणी बिहार की मैदान। मैंने आपको जब मिट्टी पढ़ाया था, मिट्टी के समय भी बताया था कि गंगा नदी के बहाव के कारण जो मिट्टी को हम लोगों ने डिवाइड किया, मिट्टी के क्षेत्रों को बांटा है, उसको 2 भाग में बांटा है, उत्तरी बिहार की मिट्टी, दक्षिणी बिहार की मिट्टी। दक्षिणी बिहार की मिट्टी को 2 भागों में हमने बांट दिया, पठारी मिट्टी और मैदानी मिट्टी। तो ये जो गंगा नदी है ये बिहार के क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई इनकी 445 किलोमीटर है। और गंगा नदी के तट पर बक्सर, पटना, सोनपुर, पहलेजा, बाढ़, मोकामा, मुंगेर, बेगूसराय, मनिहारी जो ये जिला है, ये शहर है, ये बसा हुआ है। भागलपुर भी इनके किनारे पर ही बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे बसे जिले में सबसे अधिक लंबाई पटना की है और दूसरा सबसे अधिक लंबाई भागलपुर की है, और सेकेंड लंबाई किसका है, भागलपुर का है। किसका है, सेकेंड जो ये लंबाई इसका है वो है भागलपुर का। भागलपुर का याद रखिएगा, सबसे अधिक
लेंथ इनका किस जिला में है? पटना में है। और सेकेंड हाईएस्ट इनका लेंथ कहां पे है? भागलपुर में। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को हम किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बिहार के बाद ये बंगाल में इंटर करती है और बंगाल के फरक्का में जाकर के ये भारत छोड़ के ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है और बांग्लादेश में इन्हें पद्मा के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये फरक्का तक ही, कहां से लेकर के? तो ये देवप्रयाग से लेकर के फरक्का तक ये किस नाम से जानी जाती हैं? गंगा के नाम से जानी जाती हैं और फरक्का के बाद इनका नाम बदल के पद्मा हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम शुरू करते हैं उत्तर बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदी अगर देखा जाए तो यहां से शुरू करते हैं घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, चौथा बागमती, पांचवा कमला, छठा कोसी, सातवां महानंदा। ये 7 उत्तर बिहार की मुख्य नदियां हैं। हम पश्चिम से पूरब की तरफ के सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ। हर समय याद रखिएगा, मैप देखने के समय सर के तरफ उत्तर, पांव के तरफ दक्षिण, राइट हैंड में आ जाएगा पूरब, लेफ्ट हैंड में हो जाता है पश्चिम। तो हम पश्चिम की तरफ से पढ़ेंगे। हम घाघरा या घाघरा जो नदी है इनके तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला नदी यहां पे कौन है? घाघरा, जिसे हम सरयू के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल के नामपा से है। इनका उद्गम स्थल कहां से है? नेपाल के नामपा से है। और ये कहां पर इंटर करते हैं? ये बिहार में उत्तर प्रदेश से गमन करते हुए सिवान के पास इंटर करती है और थोड़ा आगे आने के बाद सारण के क्षेत्र में ही आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अर्थात ये बिहार के सिर्फ 2 जिला को टच करता है। कौन कौन सा? सिवान और सारण जिला को ही ये टच करती है। और यहां पे ये इन्हीं 2 जिला के बीच में ये गंडक के साथ द्वाब बनाती है। द्वाब का अर्थ है कि जहां पे 2 नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे द्वाब कहते हैं। तो जो घाघरा और गंडक का द्वाब है ये मुख्यतः 2 जिला में ही बनता है, या 2 जिला का क्षेत्र ही इस द्वाब के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? सिवान और सारण, क्योंकि ये नदी सिवान के में इंटर करती है बिहार में और ये सारण जिला में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, इस नदी का अन्य नाम देवहा, अभवा, गोगरा इत्यादि के अन्य इसके लोकल नाम है जिस नाम से इसे जाना जाता है। यह घाघरा गंडक द्वाब अथवा पुराने सारण मैदान की पश्चिमी सीमा बनाती है और यह पुराने सारण के पश्चिमी सीमा को यह बनाती है। नेक्स्ट, यह बिहार में मात्र 90 किलोमीटर चलता है और कितने जिला को यह टच करती है? सिर्फ 2 जिला को ही टच करती है और बिहार में घुटनी के निकट प्रवेश करती है और छपरा के खिलेगंज के पास में ये आकर के गंगा में मिल जाती है। अर्थात ये सिर्फ 2 जिला को ही, छपरा या उसको आप सारण भी कह सकते हैं, सारण ही उसको कहते हैं, छपरा हम लोग बेसिकली शहर को कहते हैं। तो ये सारण जिला के खिलेगंज के निकट गंगा में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट, दूसरा नदी हमारा कौन है? दूसरा हमारा है गंडक। गंडक नदी जो है ये आप देख रहे हैं कि ये पश्चिम चंपारण में बिहार में इंटर करती है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, साथ ही साथ ये वैशाली, ये बीच का मुजफ्फरपुर का क्षेत्र होते ये आकर के वैशाली के ये पहलेजा घाट के पास में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो ये नदी नेपाल घाटी के क्षेत्र में उत्पन्न होती है और ये भारत नेपाल की सीमा बनाती है। वाल्मीकि नगर में ये भारत नेपाल की सीमा बनाती है और इसी के ऊपर वाल्मीकि नगर बराज भी बना हुआ है जो पन बिजली का एक स्रोत है जो भारत और नेपाल के सहयोग से, मतलब साझा जो इक्वल कंट्रीब्यूशन से वो बनाया गया है। अर्थात ये जो नदी है ये भारत और नेपाल के बीच सीमा का काम भी करती है और ये बिहार के वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है, जो कहां पे है? तो वाल्मीकि नगर आपका आ गया पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में पड़ता है। यह दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। ये देखिए इसका बहाव का आप देख लीजिए, साफ साफ है। ये कैसे बह रहा है? ये दक्षिण पूरब की दिशा में बहती है। ये बिहार यूपी को भी अलग करती है और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा तो बिहार यूपी को भी अलग करती है। जैसे आप कभी भी अगर आप ट्रेन से बेतिया होकर के आप गोरखपुर जाएंगे तो आप देखिएगा कि वहां पे इस नदी को क्रॉस करना पड़ता है। इस नदी पे रेलवे ब्रिज भी है और वो जो है वो रेलवे ब्रिज के पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश है,
पूरब साइड में जो है बिहार है, अर्थात ये बिहार और यूपी के भी बॉर्डर निर्माण का कार्य करती है। यह नदी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, छपरा जिसे सारण भी कहते हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिले में प्रवाहित होती हुई ये सारण के सोनपुर के निकट आकर के गंगा में पहलेजा घाट के पास मिल जाती है। पहलेजा घाट का जो क्षेत्र है वो बेसिकली सारण में आता है, वो वैशाली में नहीं आता है, क्योंकि ये जो गंडक नदी है, इस गंडक नदी के उत्तरी क्षेत्र जो है वो वैशाली है और दक्षिणी क्षेत्र जो है ना वो आ जाता है सारण में। जैसे हरिहर छत्तर जो मेला लगता है ना, सोनपुर मेला, वो सारण का क्षेत्र है, और वही नदी के उत्तरी क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वो बेसिकली वैशाली का क्षेत्र है। तो ये सारण के पहलेजा में आकर के ये गंगा नदी में समाहित हो जाती है। तीसरा जो नदी है वो कौन है? वो है बूढ़ी गंडक। गंडक और बूढ़ी गंडक ये लगभग जो है ये चंपारण के क्षेत्र से ही प्रवाहित होती हुई आगे आती है। ये जो बूढ़ी गंडक नदी है ये सोमेश्वर पहाड़ी कहां पे है? पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर की पहाड़ी की पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तर पश्चिम जिले में पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। ये बिहार का उत्तर पश्चिम जिला है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, तो उत्तर पश्चिम जिला है। और इधर अगर जानेंगे दक्षिण पश्चिम कौन है, तो दक्षिण पश्चिम हमारा कैमूर है, और उत्तर पश्चिम हमारा कौन है? तो ये हमारा है पश्चिम चंपारण। तो उत्तर पश्चिम के पश्चिमी चंपारण में ये बिहार में प्रवेश करती है। इसकी धारा देख लीजिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये होते हुए आगे आती है और ये बेगूसराय के पास में, बेगूसराय में इंटर करते हुए ये गंगा में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट, यह चंपारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण मतलब दोनों। चंपारण का अगर बात करें तो वेस्ट एंड ईस्ट दोनों का दोनों, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहती है। इस नदी का ऊपरी भाग याद रखिएगा, इस नदी का जो ऊपरी भाग है, पहले वाला शुरुआत जहां से निकलता है सोमेश्वर श्रेणी से, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिकराना। याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सिकराना, क्योंकि बेसिकली एक चौर से निकलती है तो इसलिए उसको कहा गया सिकराना, और जो निचला भाग है उसे कहा गया है बूढ़ी गंडक। तो ये जो बूढ़ी गंडक है इसका जो ऊपरी भाग है, यहां भी मैप है, इसका जो ऊपरी भाग है जहां से ये चौर से निकलती है उसे क्या कहते हैं? सिकराना कहते हैं। और आगे आने के बाद इसे किस नाम से आता है? बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें यूरिया, तिलौर, हरहा, क्यू, कोहौर इत्यादि इसके कुछ सहायक नदियां हैं, जिन नदियों के पानी के समाहित करने के बाद इसका जो स्वरूप है वो बड़ा दिखाई देने लगता है। जब आप मुजफ्फरपुर या अगर आप मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आगे के क्षेत्र में, बेगूसराय के क्षेत्र में देखेंगे तो इनका जो नदी का स्वरूप है, इनका जो धारा का स्वरूप है वो थोड़ा सा विस्तार हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी नदियां आकर के समाहित होती है। नेक्स्ट, अब चौथा नदी कौन है हमारा? बागमती। बड़ा भयानक सा ये नदी है। ये अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में बाढ़ का बहुत ही गंदा प्रभाव इसका होता है। इस बार भी सीतामढ़ी के क्षेत्र में, दरभंगा के कुछ क्षेत्र में इसके पानी का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। ये जो बागमती नदी है यह काठमांडू के पूर्वोत्तर शिवपुरी पहाड़ी, याद रखिएगा, ये कहां से निकलती है? शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है। कहां से? काठमांडू के पूर्वोत्तर शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है, और ये वहां से निकल के महाभारत श्रेणी को काटती हुई, कहां से? महाभारत श्रेणी को काटती हुई बिहार के मैदानी भाग में सीतामढ़ी के निकट रसूलपुर गांव में उतरती है। अब आप देख लिए सामने मैप है, ये बागमती है, ये यहां से महाभारत श्रेणी को काटती हुई सीतामढ़ी के रसूलपुर में आई। तो ये देखिए इसका प्रभाव, सीतामढ़ी, थोड़ा सा शिवहर का पोर्शन, फिर मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा, दरभंगा से आकर के सहरसा, सहरसा के पास में आकर के ये किस में मिल जाती है? कोसी में मिल जाती है, और कोसी इसके पानी को लेकर के कहां मिला देता है? गंगा मिलाता है। अर्थात कोसी में कमला और बागमती दोनों की धारा का मिलन होता है, और फिर कोसी उनके धारा के पानी को लेकर के कहां आता है?
वो भागलपुर के पास में आकर के गंगा में समाहित कर देती है। तो बागमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? शिवपुरी पहाड़ी है और ये बिहार में इंटर सीतामढ़ी जिले के रसूलपुर गांव में करती है। नेक्स्ट, इस नदी के जल से सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बना रहता है और इस बार एक लंबे समय के बाद बहुत भयानक बाढ़ का खतरा इन जिला में देखा गया है। यह नदी खगड़िया के पास में कोरमा घाट में गंगा नदी से मिलती है। एक चीज याद रखिएगा, बेसिकली ये जो नदी है ये बागमती, ये यहां पे आकर के कोसी के साथ बहती हुई ये खगड़िया के पास आती है, क्योंकि खगड़िया के पास में आकर के कोसी भी मिलती है और ये कमला और बलान के साथ साथ ये भी आकर के यहां पर मिलती है। लेकिन इसका जो स्ट्रीम है ये सहरसा के बाद ये लगभग कोसी के पैरेलल चलना शुरू कर देती है। इसकी सहायक नदी में लखनदेई, कमला इत्यादि प्रमुख है, जो इसके क्या है? सहायक नदी हैं, जिसके बाद इसका स्वरूप बहुत ही विस्तृत दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट, जैसे आप कभी भी आप पटना से या आप कभी बरौनी से आप सहरसा की तरफ जाएंगे तो वहां पे इस नदी को, बागमती को क्रॉस करना पड़ता है और वहां पे देखेंगे इसका जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा स्वरूप है, क्योंकि इसमें कमला बलान भी आकर के समाहित होती है। साथ के पैरेलल में कुछ दूर के बाद इसमें कोसी की नदियां भी इसके पैरेलल में प्रवाहित होती दिखाई दी है। नेक्स्ट, अगला आता है कमला नदी। कमला नदी जो है ना, आप देख रहे हैं ये कमला है, ये मधुबनी, दरभंगा होते हुए सहरसा के पास आती है, बलान को अपने मिक्स करती है, इसलिए कुछ जगह पे इसे कमला बलान कहा जाता है और बाद में ये कोसी के माध्यम से ये गंगा में मिल जाती है। कमला नदी नेपाल के हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और नेपाल के तराई से होते हुए यह जयनगर के पास बिहार की सीमा में प्रवेश करती है और जयनगर में इसके ऊपर डैम भी बनाया गया है और ये बिहार के सीमा में मधुबनी जिले में ये प्रवेश करती है। मधुबनी जिले के जयनगर में ये प्रवेश करती है। पिपरा घाट के निकट इसमें बलान नदी जाकर के मिलती है और ये जाकर के कोसी से मिल जाती है, इसीलिए पिपरा घाट में इसे कमला बलान के नाम से भी जाना गया है। और यह नदी अपने क्षेत्र में ये भयानक बाढ़ के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ यह नदी मार्ग बदलने में बहुत ही माहिर है। यह नदी मार्ग बदलने में बहुत ही माहिर है। प्रारंभिक दौर में यह नदी दरभंगा के आसपास में दिखाई देता था, जो अभी झंझारपुर के पास ये नदी पहुंच चुका है, क्योंकि यह मार्ग बदलने में बहुत ही माहिर है, जिसके कारण इसके मार्ग में बाढ़ का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। तो ये नदी का आप देख लीजिए कितना किया, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा के पास आकर के ये नदी का जो स्वरूप है वो कोसी में विलय हो जाता है। अगला जो सबसे भयानक नदी है उत्तर बिहार का, वो कौन है? कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी अपने बाढ़ से उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों को इस कदर प्रभावित कर देता है कि उस क्षेत्र में इसके बाढ़ के कारण एक शोकाकुल माहौल बना रहता है, जिसके कारण कोसी को बिहार का शोक कहा गया है। कोसी नदी का जो उद्गम है वो काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई थान से है। कहां से है? गोसाई थान से निकलती है और कंचनजंगा को पार करती हुई चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है सुपौल जिले में। किस जिले में करती है? सुपौल जिले में यह प्रवेश करती है। कोसी को नेपाल में सप्त कौशिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं का मिलन होता है। 7 धाराएं इसमें मिलती है, इसीलिए इसे सप्त कौशिक के नाम से जाना जाता है। उन 7 धारा का नाम क्या है? इंद्रावती, अरुण, ताम्र, तैमूर, दूध कोशी, लिक्षु कोशी से मिलकर के ये एक कोशी नदी का स्वरूप तैयार होता है, इसीलिए इसे हम सप्त कौशिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, कोशी नदी बहुत अधिक मार्ग परिवर्तित करता है, जिसके कारण बार बार उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा गया है। कोशी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज के अधिकतम क्षेत्र आते हैं। जो सामने आप देख लीजिए, सुपौल से आती है, सहरसा वगैरह, ये मधेपुरा वगैरह पूरे किशनगंज के क्षेत्र को भी ये प्रभावित
करता है क्योंकि इसका बाढ़ का पानी जो है इन क्षेत्रों में भी जाता है। वर्तमान में कोसी नदी की लंबाई कितना है? टोटल 763 किलोमीटर है। खगड़िया के निकट जाकर के ये गंगा में मिल जाता है। आप सामने यहां पे देख लीजिए, खगड़िया के निकट ये जाकर के ये गंगा में मिलती है। नेक्स्ट, अब एक आपका कौन सा बच गया? महानंदा, जो उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। याद रखिएगा, महानंदा उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी है और घाघरा उत्तर बिहार के सबसे पश्चिमी नदी है। नेक्स्ट, अगला है महानंदा नदी। महानंदा नदी का जो उद्गम है वो दार्जिलिंग जिला के महालदीराम की पहाड़ी से है। कहां से है? महालदीराम की पहाड़ी से। और यहां पे मैप पे भी आप देख लीजिए, ये किशनगंज में इंटर करती है और हम लोग दार्जिलिंग भी जाते हैं किशनगंज होकर के, तो किशनगंज कटिहार होते हुए ये आकर के अंत में गंगा में मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थल कहां है? दार्जिलिंग जिला के महालदीराम की पहाड़ी के निकट से ये उद्गम होती है और ये उत्तर बिहार की मैदान में ये सबसे पूर्वी नदी के रूप में जाना जाता है और ये बिहार में किशनगंज जिला में आकर के प्रवेश करती है। नेक्स्ट है हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया और कटिहार जिले से होकर बहती हुई कटिहार के दक्षिण पूरब में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाता है। जो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये मात्र 3 जिला को टच करती है। बिहार कितने जिला? 3 जिला को टच करती है और ये जो घाघरा है ये बिहार के सिर्फ 2 जिला को ही टच करती है। कौन कौन सा उसमें था? सिवान और सारण। और जो महानंदा वो 3 जिला को टच करती है, 3 जिला में प्रवाहित होती है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में आकर के ये गंगा में समाहित हो जाती है और ये उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदी में मेची है, बालासंग है, रत्ना है जो इसके सहायक नदी है, जिसके पानी के मिलने के बाद इनके स्वरूप में एक बड़ा सा विस्तारित रूप दिखाई देता है। तो ये कुछ नदी थे जो किस क्षेत्र के थे? ये उत्तर बिहार के नदी थी, जिसके सीक्वेंस अगर कभी पूछ दे तो सीक्वेंस आपको याद रखने की जरूरत है। पश्चिम से पूरब में आप देख लीजिए, सबसे पश्चिम में कौन है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। पूरब से अगर पूछ दे तो महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। तो ये सीक्वेंस भी थोड़ा सा आप इसको याद करके रखिएगा, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब का। अब हम देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियां। दक्षिण बिहार की बहुत सारी नदियां नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें मुख्यतः हमें पढ़ना कौन है? कर्मनाशा पढ़ना है, सोन पढ़ना है, पुनपुन पढ़ना है। खास करके ये हमें थोड़ा बहुत हम फल्गु के बारे में भी पढ़ लेंगे, 3-4 नदियों के बारे में है। खास करके जो इसमें पूछा जाता है वो उत्तर बिहार की नदी के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि दक्षिण बिहार की जो नदी है ये बरसाती नदी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये पठार से निकलती हैं और ये सब आकर के ये पटना के इर्द गिर्द में आकर के ये गंगा में समाहित हो जाती है। तो इसमें भी शुरू करते हैं पश्चिम से, क्योंकि इसका ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसको भी हम लोग पश्चिम से शुरू करते हैं। और पश्चिम में कौन है? कर्मनाशा। कर्मनाशा को बेसिकली ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि इस नदी को पार करने के बाद जो पार करते हैं उनकी कुछ जो कर्म है उसमें परिवर्तन होती है, ऐसा इसका एक धारणा है, मानने की धारणा है इसकी। कर्मनाशा जो नदी है आप भी देख लीजिए कि ये कैमूर के क्षेत्र में, ये कैमूर का ये पूरा बॉर्डर बनाते हुए एंटर करती है और ये नदी कैमूर पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और ये उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में है। इसके प्रवाह क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ी तथा बक्सर जिला के मैदानी भाग आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये गंगा नदी है ना, गंगा नदी चौसा बक्सर में आके मिला और ये कर्मनाशा भी ये कैमूर और बक्सर के जिला में प्रवाहित होते हुए ये बक्सर के जिला में ही आकर के ये कहां पे? गंगा में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट, दूसरा उसके बाद कौन सा है? सोन नदी है, जो थोड़ी सी लंबी नदी है और महत्वपूर्ण नदी है ये दक्षिण बिहार की। तो सोन नदी की जो उत्पत्ति है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से हुई है। याद रखिएगा, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से हुआ है।
यह नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग में बहती हुई झारखंड तथा बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित कैमूर की पहाड़ी के दक्षिणी भाग में रोहतास एवं गढ़वाल जिले की सीमा पर प्रवेश करती है। देखिए इसका प्रवेश कहां, ये यही है, रोहतास में प्रवेश करता है और ये बिहार और झारखंड का बॉर्डर भी बनाता है। यहां पे गढ़वाल जिला है और ये रोहतास और गढ़वाल जिला के बीच से प्रभावित होते हुए ये बिहार के रोहतास जिला में एंटर करती है। इस नदी की कुल लंबाई कितना है, 760 किलोमीटर है, परंतु बिहार में इसका लगभग 1/3 भाग ही प्रवाहित होता है। क्योंकि आप देख लीजिए रोहतास, थोड़ा बहुत औरंगाबाद, जहानाबाद, भोजपुर और ये भोजपुर जिला में ही आकर के ये अंत में कहां पे, ये यहां पे मिल जाता है। ये आरा से आगे आने के बाद दानापुर के पास में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो मात्र ये कुछ जिलाओं में ही प्रवाहित होती है, जिसमें प्रारंभ इसका रोहतास से होता है और अंत इसका भोजपुर जिला में हो जाता है। और भोजपुर जिला में मनेर और वही दानापुर मनेर के पास में बीच में एक जगह है, वहां पर आकर के ये गंगा नदी में समाहित हो जाती है। उसके बाद कौन सा है, तो पहला हमने पढ़ लिया कर्मनाशा, दूसरा सोन, तीसरा है हमारा पुनपुन। पुनपुन बेसिकली इसे ये जो है ये बरसाती नदी है, बरसात के समय में इसे पानी दिखाई देता है, सामान्य गर्मी के दिनों में इसमें पानी दिखाई नहीं देता है। यह नदी पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलकर फतुहा के निकट गंगा में आकर के मिल जाती है। ये निकलती कहां से, पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलती है और फतुहा जो पटना के पूर्वी क्षेत्र में इंडस्ट्री एरिया है उसी के पास में आकर के ये गंगा में समाहित हो जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में रामरेखा, बरकी, मोरहर, यमुनी, मादर इत्यादि इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। और पुनपुन नदी का जो प्रवाह है ये औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना जिले में आता है। आप देख लीजिए नहीं पर यह क्षेत्र है जो इंटर करता है औरंगाबाद, जहानाबाद और यहां पे आकर के ये पटना जिला में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो हमने भी 3 पढ़ा है, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और एक हमारा और बचा हुआ है वो है फल्गु। फल्गु बेसिकली हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि फल्गु नदी में ही पितृदान की प्रक्रिया भी की जाती है। जो गया में हम जाते हैं वहां फल्गु नदी में भी हम लोग पितृदान की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, ये जो नदी है आप देख लीजिए फल्गु, इसका भी स्ट्रीम बहुत छोटा है। ये जो नदी है फल्गु, यह नदी उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग पठारी से निकलती है और छोटे छोटे सरिताओं, सरिता मतलब होता है नाला, जो पहाड़ से नाला पतला पतला पानी का धारा आता है उसको सरिता कहते हैं, से मिलकर निरंजना या निरंजन नामक मुख्य धारा के रूप में बोधगया के निकट मोहन नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण करती है और इसे हम लोग निरंजना या निरंजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में भी इसकी चर्चा की गई है। इसका यह रूप केवल वर्षा के समय में ही दिखाई देता है, सामान्यतः यह सूखा होता है। पहले का ऐसा मानना था कि इस नदी के जो जमीन तलहटी है उसमें पानी का स्वरूप रहता है, लेकिन ऊपर पानी का स्वरूप नहीं रहता, इसलिए उसके बालू को खोदने के बाद वहां पर पानी का स्वरूप दिखाई देता है और यह नदी बेसिकली बारिश के समय में एक भयानक रूप में दिखाई देता है। फल्गु नदी की कई सहायक नदी है, जिसमें खूड़ी, सकड़ी, तिलैया इसके महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। और ये जो फल्गु नदी है ये आप देख रहे हैं, ये भी एक जगह आने के बाद गंगा में मिलने से पहले, फतुहा से पहले आकर के ये पुनपुन में मिल जाती है और पुनपुन इसके पानी के प्रवाह को ला करके गंगा में मिला देती है। तो आपने अभी देखा कि दक्षिण बिहार का हमने 4 नदी देखा है, कौन कौन सा, एक है कर्मनाशा, दूसरा सोन, तीसरा कौन है पुनपुन, चौथा कौन है फल्गु। हमने उत्तर बिहार की नदियां देखा, जिसमें कौन था, पहला घाघरा या दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, चौथा बागमती, पांचवा कमला, छठा कोसी और सातवां महानंदा। तो ये कुल आपने अभी इस वीडियो में 11 महत्वपूर्ण जो बिहार की नदियां हैं उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में, उसके बारे में आपने पढ़ा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये समझ में आया हो, क्योंकि मैंने इसमें मैप के अनुसार से समझाने का प्रयास किया है। मेरे YouTube चैनल द स्टडी बाय वरुण पे प्रत्येक दिन
MCQ और टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड की जाती है, और ये सभी के सभी बीपीएससी सिविल सर्विसेज, बीपीएससी TRE 4 को पॉइंट करके बनाया गया है, ताकि इन एग्जाम में इन सब टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं उसे पूरा कवर किया जाए। इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे वीडियो को लाइक करें तथा इसे फॉरवर्ड करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF के लिंक भी दिए हुए हैं, और उसी डिस्क्रिप्शन में द स्टडी बाय वरुण के नाम से टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जिस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहां से भी जो PDF है वो हम आसानी से आपके पास तक पहुंचा पाए। थैंक यू।